इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और नई वीडियो में दोस्तों लेकर आ चुका हूँ। इसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ये पेपरों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, किस चंद राजा को कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? चार ऑप्शन है, ज्ञानचंद, भारतीचंद, रुद्रचंद या फिर देवीचंद। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा देवीचंद। देवीचंद को कहा जाता है कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये तो सिंपल सा है, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसे 4 नवंबर 2008 को किया गया। तो 4 नवंबर 2008 ऑप्शन नंबर सी हम इसका बिल्कुल राइट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा के लिए लर्न होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है? कहीं पर भी बात आएगी अलकनंदा और नंदाकिनी की, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा नंदप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए नंदप्रयाग बिल्कुल राइट हो जाएगा। कई लोग नंदाकिनी और मंदाकिनी में जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, उसे गलत कर देते हैं। अगर ऑप्शनों की मैं बात बताऊं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्णप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का। रुद्रप्रयाग की अगर बात आएगी तो यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो आपको रुद्रप्रयाग वाला ऊपर वाले में नहीं लिखना है। शिवप्रयाग की बात आएगी तो यहाँ पर अलकनंदा और खांडव गंगा का, खांडव आप इसको भी याद कर लीजिए, खांडव गंगा का यहाँ पर संगम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? नचिकेता ताल 4 ऑप्शनों में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाने वाला है? उत्तरकाशी में स्थित है। ताल से रिलेटेड पिछले भी मैंने क्वेश्चन सेटों में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से जाकर स्पीड बढ़ाकर वीडियो को जरूर से देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कुमाऊँ क्षेत्र की बात आई है यहाँ पर। अगर कुमाऊँ क्षेत्र की बात आएगी तो मिलम ग्लेशियर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिलम हिमनद कुमाऊँ का सबसे बड़ा। और इसकी अगर बात आएगी तो यह है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये भी हमें पता होना चाहिए। मिलम है पिथौरागढ़ मुनस्यारी जगह में, ठीक है। अगर हम ऑप्शनों की बात करें, पिंडारी कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा? पिंडारी हो जाएगा राज्य का सबसे बड़ा दूसरा हिमनद, दूसरा बड़ा हिमनद हो जाएगा। सेकंड नंबर में आता है कौन सा? पिंडारी सेकंड नंबर में। और यह है बागेश्वर और चमोली में, इसको भी आपको पता होना चाहिए, बागेश्वर और चमोली, आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। और सबसे बड़ा हिमनद कौन सा आ जाएगा? पूरा गढ़वाल का और उत्तराखंड दोनों का, हमारे पूरे राज्य का, तो वो आ जाएगा गंगोत्री। इसे गोमुख भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हम गोमुख भी कहते हैं। और यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, गढ़वाल का भी बड़ा हिमनद है, और यह उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, फूलों की घाटी की खोज किस पर्वतारोही ने की? 4 ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंक स्माइथ। फ्रैंकी नहीं, फ्रैंक स्माइथ, यहाँ पर है फ्रैंक स्माइथ। और ये भी पता होना चाहिए कि सन 1931 में इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सहजानंद, पंडित श्रीराम शर्मा, स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन में बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पंडित श्रीराम शर्मा जी ने की थी, पंडित श्रीराम शर्मा जी ने। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर फूलों की घाटी का तो फ्रैंक स्माइथ था, ये तो हम सभी को पता चल गया, फ्रैंक स्माइथ था। 1931 में इसकी खोज हुई थी। एक ऑप्शन इसमें मेन है पी बैरन। पी बैरन ने खोज की थी नैनीताल की, पी बैरन ने खोज की थी नैनीताल की। आता है हमसे, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत कब से हुई? 4 ऑप्शन, 2001, 2005, 2009 या फिर 2010। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको करना है, सन 2009 से हुई थी ई डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत। अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। अब इसकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी 7817 मीटर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ क्या कर देना, लाइक कर देना। और पहले वीडियो की तरह ही इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर से करना अपने दोस्तों के साथ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। डोला पालकी आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन जयानंद भारती, दौलत राम, हरिप्रसाद या फिर ठाकुर प्रसाद। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जयानंद भारती। डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक या नेतृत्व के रूप में इनका नाम आता है। अगला सवाल क्या कहता है? ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? आपने यूकेएसएससी की कराई गई परीक्षाओं में से बार बार रिपीट होता हुआ जरूर देखा होगा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है करके। आपको अगर इसका आंसर आता है तो आपको जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल मतलब जो चारों में से सबसे अलग है। तो अगर हम देखें तो पार्क, उद्यान और वाटिका ये तीनों एक ही टाइप के हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वन क्या है इन चारों में? सबसे अलग है। जंगल तो बड़ा होता है, बेमेल कौन हो जाएगा? वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान होती है वो होता है मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा किस किस का होता है ये भी हम सभी लोग जान लेते हैं। मूर्धा होता है एक तो टॉ वर्ग, आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक टॉ वर्ग, एक 100 ऐसा वाला और एक री, इन सब का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। चारों ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो तालु किससे होता है? तालु का होता है ई और चौ वर्ग का। ई, इसको ऐसे देख लीजिए, ई और चौ वर्ग, ये होता है तालु का। दंत का बात कर लेते हैं, दांत का। तो दांत में होता है तौ वर्ग, तौ वर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ होता है 100, ये वाला 100, ये भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट बचा दोस्तों ओष्ठ। ओष्ठ किस किस का होता है? ओष्ठ होता है ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पौ वर्ग और पौ वर्ग, ये सभी आपको याद रखना है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने चारों के चार आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं पुंज, किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर पुंज लिखा है तो यही क्या कर लेते हैं हम, राइट कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में दुर्व्यवहार कैसे लिखा जाता है ये हमें बताना है। तो दुर्व्यवहार दोस्तों इस तरीके से लिखा नहीं जाता, वो लिखा जाता है इस तरीके से। तो दुर्व्यवहार ये राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हिंदी में है। हाथ का मैल मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ का मैल होता है तुच्छ वस्तु के लिए कहा जाता है हाथ का मैल। एक और चीज़ ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, तुच्छ वस्तु की जगह महत्वहीन वस्तु। क्या देखने को मिल सकता है? महत्वहीन वस्तु, ये भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द को चुनिए। अशुद्ध कौन सा लिखा है ये हमें बताना है। दुष्प्रचार ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, दुष्प्रचार ऐसे लिखते हैं, दुष्कर्म ऐसे लिखते हैं, दुर्निवार भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो गलत लिखा हुआ है दुर्गुण, ये हो जाएगा। क्योंकि दुर्गुण को कैसे लिखते हैं? दुर्गुण को ऐसे लिखते हैं, दुर्गुण ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसने क्या किया वहाँ गलत लिखा है, तो ये राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार कौन है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो ये इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा। मैथिली शरण गुप्त इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन। सही कौन सा लिखा है? ये तो देखने से ही अंदाजा आ जा रहा है, देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, ये शब्द तो देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे। तो विशेष कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई? सबसे पहले तो हमें एक चीज़ सुधार करना पड़ेगा, यहाँ पर राष्ट्रभाषा न कहते हुए इसे क्या कहा जाएगा? राजभाषा कहा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अब बताओ कि किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई? तो यह कहलाई अनुच्छेद 343 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। और हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सदगुरु का संधि विच्छेद क्या है? सदगुरु का संधि विच्छेद है सत धन गुरु। सत धन गुरु, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख गया, ऐसा वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? अगला सवाल हमसे कहता है लंबोदर में कौन सा समास है? जो भी मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो एक ही बार में याद आ जाएगा लंबोदर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है, बार बार रिपीट होते रहता है, ऐसे ही याद कर दो। लंबोदर हो, लंबोदर तो खैर लिखा ही है ये, लंबोदर हो, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी, ये भी मैंने पिछले बताया था, बहुब्रीहि समास राइट हो जाएगा। दशानन हो, क्या हो?
दशानन हो, चक्रपाणी हो, घनश्याम हो, महावीर हो, इन सभी में क्या आता था? बहुब्रीहि समास होता था। यही ऐसे अक्षर हैं जो, यही ऐसे शब्द हैं जो बार बार पूछ लेता है बहुब्रीहि समास के लिए, तो आपको सभी चीज़ याद कर लेनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, यामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यामिनी शब्द का पर्यायवाची हमें यहाँ पर बताना है। तो यामिनी किसका पर्यायवाची होता है? रात का होता है। तो रात का पर्यायवाची यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निशा लिखा हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? निशा की जगह यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है? निशी देखने को मिल सकता है, ये भी रात का होता है। तिर्यामा देखने को मिल सकता है, ये भी यामिनी का ही होता है। रात देखने को मिल सकता है, रात्रि देखने को मिल सकता है, और रजनी देखने को मिल सकता है, और रैन देखने को मिल सकता है, ये सब इसी के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है पंचवटी कौन सा समास है? ये भी बार बार पूछा गया है। इसमें तो सीधे सीधे हम क्या लगा देंगे? पंचवटी यहाँ दिखा, द्विगु समास वहाँ पर हम क्या कर लेंगे? राइट कर लेंगे। अगला सवाल, वक्र का विपरीतार्थक मतलब विलोम कौन सा होता है? वक्र का, वक्र मतलब होता है सीधा, ठीक है। वक्र मतलब होता है तिरछा या टेढ़ा, उसका विलोम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। सीधे को हम और भी क्या कह सकते हैं? सरल कह सकते हैं। तो सरल हम इसका राइट कर लेते हैं। कहीं कहीं पर आपको घुमाने के लिए रिजु भी लिखा हो सकता है। सरल से क्या कहते हैं? रिजु भी कहते हैं। और एक और चीज़ देखने को मिल सकता है सीधा, ये भी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वक्र के विलोम हो जाएंगे। अगला सवाल, गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ बांधना इसका मतलब होता है अच्छी तरीके से स्मरण करना। जैसे कहा जाता है कि मेरी एक बात तुम गांठ बांध कर रखो, मतलब अच्छी तरह याद करके रखो। तो इसका एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, सदा स्मरण रखना, सदा स्मरण रखना, ये भी राइट होता है। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी लेवल की हिंदी आपको वहाँ पर अपने सेट में देखने को मिलेगी एग्जाम में। अगला सवाल, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग का अभी हमेशा कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। अगर संगम का हम संधि विच्छेद देखते हैं तो वो क्या लिखा जाता है? सम धन गम, ये होता है। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। तो सम राइट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सम राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमसे कहता है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, ये भी पीछे पहुंच गया है, तो तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति, सुधन उक्ति इसका बिल्कुल राइट। अगला सवाल, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अक इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हमेशा याद रखना है। पावक बार बार हमसे क्या कर लेता है? पूछ लेता है। अगला सवाल दोस्तों, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, सारे के सारे सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। अन्न जल उठना का अर्थ क्या होता है? अन्न जल उठना, इसका मतलब होता है, अन्न जल उठना का मतलब क्या होता है? मृत्यु के सन्निकट होना। वैसे आपको सही में क्या दिखेगा यहाँ पर? मृत्यु के सन्निकट होना या मृत्यु के नज़दीक होना। तो यहाँ पर हमें ये तो आपको देखने को मिल सकता है कहीं कहीं पर, और मृत्यु को प्राप्त होना, चलो इसमें इससे मिलता जुलता यही है, तो हम क्या कर लेते हैं? इसी को राइट कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, यह एक डॉट डॉट कथा है। कभी कभी इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछ लेता है, यह एक डॉट डॉट कथा है। कैसी कथा है? पौराणिक, मतलब इसमें सिंपली हमसे पूछा क्या गया है? पौराणिक कैसे लिखा जाता है? यह एक पौराणिक कथा है। पौराणिक को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते नहीं है इनको। अगला सवाल, जिसकी माप न की जा सके उसे क्या कहते हैं? पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया है, जिसकी माप नहीं की जा सकती उसे लिखते हैं अपरिमेय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है, सारे के सारे सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, आप क्वेश्चन को देखते जाइए। अंधा होना का अर्थ क्या है? अंधा होने का अर्थ है पूरी तरह विवेक खो देना। इसकी जगह आपको एक और चीज़ देखने को मिल सकता है, बुद्धि से हीन होना, बुद्धि से हीन होना, ये भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाक का बाल होना, इसका अर्थ क्या होता है? ये हमसे पूछा गया है। अपमानित होना, और बहुत प्यारा होना, अनुनय विनय होना, किसी बात को छिपा लेना, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना। अगला सवाल, शालीनता बिना मोल मिलती है डॉट डॉट उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता बिना मोल मिलती है परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो परंतु इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? ये हमसे बताओ कह रहा है।
प्रदर्शनी कैसे लगते हैं, कहीं पर क्या लगती है, जैसे प्रदर्शनी लगती है, तो प्रदर्शनी को हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखा जाता है इस टाइप से। आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा, तो यही क्या होता है, इसका राइट होता है। अगला सवाल, गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गोटी लाल होना मतलब है लाभ हो जाना। अगला सवाल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समष्टि का विलोम क्या है। समष्टि का विलोम क्या होता है, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा, तो व्यष्टि इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अज का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शनों में हम देखें तो अज मतलब होता है बकरा। इन 4 ऑप्शनों में मिलता जुलता शब्द कौन है, अज का पर्यायवाची बकरा। अगला, अंदर का विलोम, अंदर बाहर हो जाएगा। बाहर कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें टफ वाले क्वेश्चन मैंने डाले नहीं है, तो ये आपको भी देखने से लग रहा होगा क्वेश्चन अगर आप बना रहे होंगे तो आसान है। पवित्र का संधि विच्छेद कौन सा है। पवित्र का संधि विच्छेद, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो पो धन इत्र बराबर होता है पवित्र। पो धन इत्र इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यूकेपीएससी अभी हमारी क्वेश्चन पेपर करवाएगा हमसे, तो उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन देता नहीं है, चाहे वो सामान्य ज्ञान पूछे चाहे उत्तराखंड पूछे, तो इधर उधर से घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हिंदी भी सिंपल लेवल की हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी आप सभी को। एक एक शब्द का संधि विच्छेद, 1 धन 1 बराबर होता है 1 1, तो 1 धन 1 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ है, इस 4 ऑप्शनों में देखें तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे बहुत अच्छा दिखना, लेकिन कलम तोड़ने का अर्थ आपको ऑप्शनों में एक ये भी देखने को मिल सकता है, मार्मिक वर्णन करना, ये भी ठीक है, मार्मिक वर्णन करना। अनूठी उक्ति कह देना, अनूठी उक्ति कह देना, ये भी ठीक है। मार्मिक वर्णन करना, अनूठी उक्ति कह देना या बहुत अच्छा लिखना, इसका मतलब होता है कलम तोड़ना। अगला, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। पिछले प्रैक्टिस सेट का भी क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा नहीं है पूछा है, तो राजीव, कमल के, सरोज, अम्बुज, उत्पल ये हो जाएंगे, मयंक नहीं होगा, तो मयंक इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कर लेते हैं। क्योंकि मयंक किसका होता है, चाँद का, चंद्रमा का, और क्या कह देते हैं, हिमांशु का, हिमांशु का और मयंक, ये सब चाँद के हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। हिंदी के मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तो मैं हिंदी का इसीलिए जल्दी से जल्दी ले आया। 2 प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैंने एक ही में कवर कर ली हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना।